हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत पार्ट 1 के चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा को हिंदी में समझेंगे। और इससे पहले इसकी वोकैब हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले पढ़ लें और इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये चैप्टर रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स किसके द्वारा रिटन किया गया है? तो ए बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स। और इनके बारे में जान लेते हैं। तो लूसियो रोड्रिग्स 1916 टू 73 एक महान कोंकणी निबंधकार थे और उन्होंने विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं यानी विभिन्न आर्टिकल्स लिखे हैं। कई आर्टिकल्स इंग्लिश में लिखे हैं और कोंकणी में बहुत से पत्रिकाएं भी लिखी हैं। कोंकणी में कई लेख लिखे हैं, पत्रिकाएं लिखी हैं और उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में लोकगीत के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया है और मुंबई और गोवा में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। ए बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा की संस्कृति में एक बेकर की प्रासंगिकता के इर्द गिर्द घूमती है जो उस समय से चली आ रही है जब पुर्तगालियों ने गोवा शहर पर शासन किया था। पुर्तगाली भले ही चले गए हों लेकिन ब्रेड बनाने वालों का कद अभी भी बना हुआ है, अभी भी बरकरार है या अपरिहार्य है। और इस कहानी में लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करता है और बेकर को देखकर उनका उत्साह, वे इस हद तक उत्साही थे कि वे सुबह उठते ही बिना दांत साफ किए ही उसके गांव भाग जाते हैं। तो इस तरह से जब आप और हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में लोगों और जगहों की कौन कौन सी छवियां बनती हैं? आप भारत के किन हिस्सों में रह चुके हैं? कहां कहां घूम चुके हैं? क्या आप कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बता सकते हैं? या फिर आप जानते होंगे कि ब्रिटिश, डच और फ्रेंच के अलावा पुर्तगालियों ने भी हमारे देश के इतिहास में अहम भूमिका निभाई है। क्या आप कह सकते हैं कि भारत में चाय, कॉफी उगाई जाती है? तो शुरू करते हैं यहाँ पैसेज से। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट of a traditional गांव village baker who still has an important place in his society। यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। यानी हम अपने
बड़े लोगों को प्रायः उन सभी पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं। द पुर्तगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और जब वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रांड डबल रोटी के बंडलों के बारे में सोचते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग चाहे ना रहे हों, लेकिन उनके निर्माता आज भी वहां हैं। We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. हमारे बीच वे मिक्सचर सांचे और वे रोटी सेकने वाले आज भी हैं। Those is old time tested फर्नेक्स स्टिल एग्जिस्ट। वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियों आज भी अस्तित्व में हैं। यानी जो यहाँ फर्नेसिस मीन्स होता है भट्टियाँ, तो वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियाँ आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसिस has not yet been extinguished। और उन भट्टियों में आग आज भी है और वे अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड jingle of the traditional bakers bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। और परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनक उसके आगमन की यानी उसके आने की सुबह सुबह घोषणा करती हुई कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट alive, but the son still carries on the family profession। हो सकता है पिता जीवित नहीं हो, पर बेटा अब भी पारिवारिक धंधे को जारी रखे हुए है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। और ये बेकर आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide। और गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। He used to come at least twice a day। वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again। और एक बार उस समय वह बिक्री के लिए चक्कर लगाने के लिए सुबह निकला था और फिर दोबारा। When he returned after emptying his
यूज बास्केट, और फिर दोबारा जब वह अपनी विशाल टोकरी को खाली करने के बाद लौटता था। द जिंगलिंग thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. उसके बांस की खनक हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या वह डबल रोटी के प्रति प्रेम का कारण था? Not at all, बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. डबल रोटी की पास्किन या बास्टाइन के द्वारा खरीदी जाती थी, जो कि घर की नौकरानी होती थी। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हम जिस चीज के लिए तड़पते थे वे थी डबल रोटी के छल्ले, जिनका चुनाव हम सावधानी पूर्वक किया करते थे। Sometimes, कभी कभी, it was sweet bread of special make. कई बार यह विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the झैंग झैंग sound of his specially made bamboo staff. बेकर अपनी संगीत में प्रवेश को अपने बांस के स्पेशल बने हुए डंडे की झंग झंग की आवाज के साथ करता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. और एक हाथ से अपने सिर पर रखे हुए टोकरी को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ से जमीन पर बांस को बजाते हुए he would greet a lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. और वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था और तब उसके टोकरे को ऊर्ध्वाधर बांस पर रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और हम बच्चे एक हल्की झिड़की के द्वारा दूर हटा दिए जाते थे और डबल रोटियां नौकरानी को दे दी जाती थीं। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं थे, अर्थात हम मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द parapet and peep into the basket somehow. और हम एक बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाते थे और किसी
किसी तरह से टोकरी झांक कर देखा करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंसी ऑफ दोज लोव्स, और मैं आज भी उन डबल रोटियों को की विशेषकर महक को याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। डबल रोटियां बड़ों के लिए और गोलाकार बच्चों के लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। तब हम अपने दांतों में ब्रश की परवाह भी नहीं करते थे, अथवा मुंह को साफ नहीं करते थे, यानी मुंह को अच्छी तरह से साफ नहीं करते थे। और हमें क्यों करनी चाहिए? एंड वाई शुड बी, और हमें क्यों करना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाए? एंड और व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर यह आवश्यक क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी दांतों में ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिर गर्म चाय सब चीजों को अच्छी तरह साफ कर देती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread, यानी शादी के उपहार के बिना मीठे ब्रेड जिन्हें बोल सकते हैं यानी अर्थहीन है। जिस तरह से ही एक पार्टी या भोज बिना ब्रेड के रोमांस खो देती है। Not enough can be said to show how important a baker can be for a place, और यह दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि घर की महिला को अपनी बेटी की मंगनी पर सैंडविच तैयार करने होते हैं। केक्स एंड bowlinghas are a must for Christmas as well as other festivals। केक और बोलिंगहास क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए जरूरी है। thus इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस
इन द प्लेस इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इस प्रकार गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज had a peculiar dress known as the कबाई। उन दिनों के बेकर की एक विशेष पोशाक होती थी जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यह एक पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स। और हमारे बचपन में हम बेकरों को एक शर्ट और पैंट पहने हुए देखते थे। विच वर शॉर्टर देन full length ones and longer than half pants, जो पूरी पैंट से थोड़ा छोटा और नेकर से यानी अंडरवियर से लंबा होता था और घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचता था। Even today, आज भी anyone who wears a half pant which reaches just below knees invites the comment that he is dressed like a pedder। आज भी जब कोई घुटनों के नीचे तक पहुंचने वाला नेकर पहनता है तो उस पर टिप्पणी की जाती है, यानी उस पर कमेंट किया जाता है कि वह एक पैडर की तरह की पोशाक पहने हुए है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पैसेज भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, the baker usually collected his bills at the end of the month। और बेकर प्रायः महीने के अंत में अपने बिलों की उगाही करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन some wall in पेंसिल। और महीने के हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं होती थी तो दीवार पर ये सब नोट कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था। सारा रिकॉर्ड दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और बेकरी का धंधा वास्तव में प्राचीन दिनों में फायदे का धंधा होता था, यानी फायदेमंद धंधा था, यानी फायदे का धंधा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और वह और उसका परिवार, उसके नौकर सदैव सुख और वैभवशाली दिखाई देते थे। दियर प्लम फिजिक was an open testimony to this। उनका मोटा ताजा शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था, यानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल
appearance is easily compared to a baker। आज भी जब कोई कटहल जैसा व्यक्ति दिखता है, यानी कटहल जैसा व्यक्ति दिखाई देता है, तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 कोर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।